कैसे हैं आप लोग? तो आज हम फिजिक्स का जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज उसमें हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे और एक दो क्वेश्चन बाहर के भी करेंगे। ठीक है, चलिए गेट रेडी। तो पहले मैं कराता हूँ आपके क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछा जाता था और आज भी कभी-कभी स्कूल से एग्जाम्स में पूछा जाता है। हाँ जी, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक कैपेसिटर है पीपीसी और जिसका एरिया है ए और डिस्टेंस डी है। अगर इसकी कैपेसिटेंस को आप सी बोलते हैं तो जब इस कैपेसिटर में दो अलग-अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है, एक की डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस K1 और K2 और इसको इस तरह से डाला है कि हमने डिस्टेंस डिवाइड करा है, तो इस सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा और नेट डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको खींच करके देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि ये दो तरह से, यहां से खींचिए इसको तो ये दो पार्ट में टूट जाएगा इस तरह से। ये देखिए, ये डिस्टेंस d/2 और ये डिस्टेंस भी क्या है d/2। आप ऐसा मान लीजिए कि ये आपके पास K1 मीडियम भरा हुआ है और यहां पर आपके पास K2 मीडियम भरा हुआ है। एरिया इसका A है। अब ये बताइए कि इसका सी नेट कैसे आएगा। ये दोनों हैं C1 और C2, दोनों सीरीज में हैं, तो इसके लिए सी नेट में लिख दूंगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर? तो C1 C2 क्या है, या आप ऐसा कर लीजिए 1 अपॉन सी नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2। C1 का क्या है फॉर्मूला इसमें, K टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट A और D/2। सिमिलरली वो भी हो जाएगा K1 टाइम्स था ये K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A D/2 और ये हो गया हमारे पास सी नेट। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, और 2 एप्सिलॉन नॉट A ये हो जाएगा D/K1 प्लस D/K2, ये हो गया 1 अपॉन सी नेट। अब इसको आप उल्टा कर दीजिए तो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 1 अपॉन K1 1 अपॉन K2। और इसको सॉल्व करिए 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और ये हो जाएगा आपके पास K1 प्लस K2 इंटू K1 K2। अब यहां देखिए, आपने जब इसमें कोई भी मीडियम नहीं डाला था तो इसका कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट A/D। तो यहां से देख लीजिए एप्सिलॉन नॉट A/D को मैं C कह सकता हूं, है ना। तो ये हो गया मेरे पास C नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और इस पूरे को मैं कह देता हूं C। तो नेट कैपेसिटेंस का आंसर तो आ गया मेरे पास ये। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए नेट डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस क्या है। आपको पता है कि अगर मैं इसमें K टाइम्स K डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस वाला मीडियम डाल देता हूं तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, K नेट एप्सिलॉन नॉट A/D। तो ये K नेट क्या बता रहा है, K नेट, तो K नेट कितना आ गया आपके पास 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। क्लियर? लिख लीजिए इसको। तो ये है अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रखा है कि ऐसे हमारे पास एक पीपीसी है जिसकी कैपेसिटेंस C है, इसमें हमने मीडियम डाला, इस बार हमने एरिया डिवाइड करा है, आधे में डाला K1 और आधे में डाला है K2 का। तो आपसे बोलता है नेट कैपेसिटेंस बताओ। अगेन मैं इसमें वही करूंगा, मैं इसको खींच लेता हूं ऐसे करके। अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो ये देखिए बीच में से इस तरह से बटेगा, आधी प्लेट इसके ऊपर चली गई, आधी नीचे, आधी ऊपर, आधी नीचे। तो K1 वाला ऊपर चला गया, K2 वाला नीचे चला गया। क्लियर? और ये देखिए आप A/2 एरिया, डिस्टेंस D है, इसकी भी डिस्टेंस D है, एरिया A/2 है। अब आप बताइए कि अगर मैं इसको C1 मान लूं, इसको C2 मान लूं तो नेट कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे। नेट कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2। तो C नेट कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D और मीडियम क्या है इसमें K1। सिमिलरली इसका लिख दीजिए एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D और ये क्या है आपके पास K2, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास K1 प्लस K2/2
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और हमें पता है जब ये खाली था तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इसकी भी वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट अप कीजिए, तो ये हो गया k1 प्लस k2 बाई 2 इंटू सी, तो सी नेट जो होगा आपके पास इतना हो जाएगा। अब बताइए नेट डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस क्या है, ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारे पास k नेट दैट इज k1 प्लस k2 बाई 2। सिंपल, देखिए इसको। अब क्या क्वेश्चन है आपके पास, ये बोलता है जब ये खाली था तो कैपेसिटेंस थी C, अब इसमें हमने 3 मीडियम डाल दिया है, K4 को हमने A/2 और D डिस्टेंस तक भरा है, नीचे वाले पार्ट को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक मीडियम डाला है 2 का और एक डाला है डाइलेक्ट्रिक डिस्टेंस 3 का, और इसमें डिस्टेंस डिवाइड कर दिया, और आपसे बोला है कि नेट कैपेसिटेंस बताइए। फिर से मैं इसको खींचूंगा तो ये कैसे स्प्लिट होगा जरा बताइए मुझे। आधा तो ऊपर चला गया और नीचे वाला एरिया डिवाइड करा है, एरिया डिवाइड, देखो इधर ये समझ लीजिए कि एरिया अगर डिवाइड हुआ है तो ये पैरेलल में जाएगा, वैसे भी आपको पता लग ही गया है, और जब ये डिस्टेंस डिवाइड करता है तो ये सीरीज में जाता है, तो चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड करी है, एरिया इन दोनों का सेम है, तो ये सीरीज में जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से होने वाला है, इसमें डाला है 4 का, इसमें डाला है 2 और इसमें 3 का डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला हुआ है, ये हमारे पास d/2, ये भी हमारे पास है डिस्टेंस d/2, एरिया भी a/2, ये डिस्टेंस पूरी d है, एरिया a/2, तो इसको मैं C1, इसको C2, इसको C3 कर देता हूं, तो पहले मैं क्या करता हूं C2 C3 का निकाल लेता हूं, फिर जो आएगा वो इसके पैरेलल में हो जाएगा, तो C डैश will be C2 C3 upon C1 plus C2, क्लियर। C2 कितना है इसमें, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A by D, नहीं हमारा आएगा वही, और ये C2 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A by 2 और ये D by 2, यानी कि वही 2 एप्सिलॉन नॉट A by D, यानी कि 2 into C, ये देख लीजिए। सिमिलरली C3 निकालिए, 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/2 और ये D/2, ये कट गया तो ये हो जाएगा 3C। सिमिलरली इसको निकाल दीजिए C1 को, 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D, तो ये हो जाएगा आपके पास C, 2 और 4, ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ C, ओके। तो अब ये वैल्यू रख दीजिए, C2 C3 क्या है आपके पास, 2C और 3C, तो 2C इंटू 3C और दोनों को ऐड कर दीजिए 5C, तो ये हो जाएगा 6/5C, C डैश। नाउ दिस C डैश विल बी पैरेलल टू C4 C1, C1 पैरेलल है तो C नेट कैसे निकलेगा, C डैश प्लस C1, C डैश क्या है 6/5C और ये कितना है 2C, अब इसको सॉल्व कर लो, 16/5C, दैट विल बी योर आंसर। आइए तो अब हम करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 बैक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। हमसे पूछा है क्यू है जिसके हर एक कॉर्नर पर एक आइडेंटिकल चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो उसके सेंटर पर आपको नेट पोटेंशियल और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं पोटेंशियल की, चूंकि सारे ही पॉजिटिव हैं और पोटेंशियल की डायरेक्शन होती नहीं है, तो टोटल मिलाकर के इसके कारण उसके कारण इसके कारण सबके कारण हमें ऐड करना है। बट उससे पहले हमें ये पता लगानी पड़ेगी कि ये जो क्यू चार्ज है ये सेंटर से कितना दूरी पर रखा हुआ है, तो बस इतनी सी ही मैथ है। अगर मैं यहां से इसको ऐसे मिला दूं तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इस पूरी डिस्टेंस को अगर मैं L कह देता हूं तो इस ट्रायंगल में जो कि इस तरह से है, ये साइड कैसे आ जाएगी, सोचिए ये B है तो ये क्या रहेगा √2B है ना, तो ये हो गया √2B और ये 90 डिग्री का एंगल B और ये L है, तो L कितना हो जाएगा आपके पास, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर का रूट, तो B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर का रूट यानी कि √3B। बस अब ये डिस्टेंस आ गई मेरे पास L √3B और यहां से कितनी डिस्टेंस होगी इसकी L/2, तो √3/2 इंटू B
ओके अब बताइए इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू और एल बाय 2। इसके कारण सेम, इसके कारण सेम, इसके कारण सबके कारण सेम आता जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्ज हैं। तो नेट कैपेसिटेंस में एक ही बार में लिख देता हूं कि 8 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन एल बाय 2, बस खत्म हो गया। 8 के को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, क्यू आपको दिया ही हुआ है और एल बाय 2 आपने यहां पर निकाल रखा है, √3 b बाय 2। बस दिस इज योर आंसर, राइट। अब बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, इसके कारण आएगा इधर, यानी कि एक डायगोनल के दोनों एंड पर आने वाले चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो एक डायगोनल ये कैंसिल हो गया, एक डायगोनल ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सारे के सारे हमारे पास चारों डायगोनल यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। व्हाई? बिकॉज़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। बस खत्म। चलिए आगे बढ़िए। तो आइए बेटा एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 बैक एक्सरसाइज पार्ट ए। इसमें बोला है कि एक कंडक्टर है जिसमें कैविटी है। देखो बेटा कई बार फर्क सीधा करो, कैविटी होना और दो कंसेंट्रिक स्फीयर होना अलग बात है। ये कंसेंट्रिक स्फीयर है और कैविटी ये है। कैविटी का मतलब यहां पर मेटल है, कंसेंट्रिक का मतलब यहां पे नो मेटल, दोनों में फर्क होता है। इसलिए क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना कंसेंट्रिक स्फीयर बोला है, कैविटी बोला है, ठीक है। फिलहाल यहाँ कैविटी बोला है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ये बोलता है कि इस कैविटी के सेंटर में क्यू चार्ज रख रखा है और बाहर इस पे क्यू चार्ज है। तो बताइए अंदर वाले पे कितनी चार्ज डेंसिटी आएगी और बाहर कितनी आएगी। अब आपको ये पता ही है कि प्लस क्यू जब यहां रखा रहेगा तो यहां पर इंडक्शन की वजह से नेट नेगेटिव आ जाएगा। कितना चार्ज इंड्यूस होगा? -2। अब ये समझिए कि आपने किसी स्फीयर को कितना चार्ज दिया था, क्यों क्यू में से अंदर की तरफ आया है -2, तो बाहर कितना बच गया है? क्यू में से माइनस कर दीजिए -2, यानी कि क्यू प्लस। क्लियर भाई? अगर आपके पास प्लस चार्ज ये है तो इसने वहां से नेगेटिव चार्ज खींचा होगा तभी तो इंड्यूस होगा, और कहां से आएगा? तो वहां से इसने धीरे धीरे चार्ज खींचा, इसके -q चार्ज हर तरह से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन चलते हुए यहां तक आ गए। तो बाहर कितना बचा? q प्लस q। अगर ये रेडियस आपको r1 बोली है और ये r2 बोली है तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा? -q अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर। तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? q प्लस q 4 पाई r2 स्क्वायर। ये हो गया इसका a पार्ट। देख लीजिए आराम से। आइए अब इसका जो बी पार्ट वो कहता है, अच्छा पहले आप ए पार्ट में समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, क्योंकि प्लस वाले से निकलेगा नेगेटिव पे जाएगा। बट आगे क्या है कि अगर अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता तो ठीक है, कोई चार्ज नहीं। कि आप बताओ अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा? तो नहीं होगा। पहली बात तो ये कैविटी में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता और मेटल के अंदर नहीं होता, सारा चार्ज बाहर है, बाहर ही रहेगा। किसको प्रूफ भी करो, ठीक है। जरा सपोज कीजिए कि मैं यहां पर एक कोई भी क्लोज लूप ले लेता हूं। इसको दो तरीके से प्रूव करते हैं। पहला कि मैं ये मान लेता हूं कि यहां पे कोई गॉसियन सरफेस है हमारे पास, ये गॉसियन सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए मैं गॉस में क्या लिख सकता हूं? E डॉट dl q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। ये देखिए जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, तो यहां से ये हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं जो कई बुक्स में दी हुई है कि यहां पर आप एक क्लोज लूप मान लीजिए जिसका आधा पार्ट अंदर है आधा बाहर है। अब आप बताइए यहां से यहां तक जाकर के वापस आने में कितना वर्क डन होगा? वर्क डन इन क्लोज लूप 0, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो तो कंजर्वेटिव फील्ड है और एक क्लोज लूप में वर्क डन क्या होता है? 0। अगर वर्क डन नहीं हो रहा है और मैं ये मान लेता हूं, सुनना ध्यान से, कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है,
सपोज कीजिए मैंने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, तो यहां से यहां तक यानी कि ए से बी तक जाने में वर्क डन करना पड़ता कुछ ना कुछ, है ना। इसका मतलब है अगर मैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मानता हूं तो एक क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं आएगा। अगर क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं आया तो हम ये कैसे कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है ना। इसका मतलब है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इसीलिए क्लोज लूप में टोटल वर्क डन जीरो आना चाहिए, और अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है तो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं आ सकता। इसीलिए हम किसी भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नहीं कह सकते कि वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो इसका बी पार्ट है, एक बार लिख लीजिए आप। The electric field inside the cavity, the electric field inside the cavity with no charge will be zero. Will be zero. Whatever the shape of the cavity is. Whatever the shape of the cavity is. इसको फर्स्ट पॉइंट लिखिए, from Gauss law, और आप ये लिख लीजिए, ये दो डी है q inside upon epsilon naught, आप लिख सकते हो since q inside is equal to 0 so electric field is equal to 0। लिखिए इसमें from Gauss law ये लिखिए, since there is no net charge inside the cavity, since there is no net charge inside the cavity, hence net electric field will be zero। ठीक है, तो ये बात हमने बता दी, अब इसको भी लिख लीजिए। Moreover, if there is an electric field, अगर हम अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, moreover if there is an electric field inside the cavity, then work has to be done, then work has to be done in moving a test charge, in moving a test charge over the closed loop whose some part is inside the cavity, but we know that electric field is a conservative field, so work done in a closed loop must be zero, hence there can be no electric field। ठीक है, चलिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 19 बैक एक्सरसाइज में क्या रखा है कि आपके पास H2 है, मैंने माना ये मेरे पास H2 का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। कहता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इस हाइड्रोजन का और एक इस हाइड्रोजन का। कहता है एक इलेक्ट्रॉन डाउन रिमूव कर दो आप, तो मैंने एक हटा दिया, तो ये बचा मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस ई, इस इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस ई। तो अगर मैं इसको क्यू कह रहा हूं, इसको क्यू कह रहा हूं, तो इसको क्या कह दूंगा, माइनस क्यू। और कहता है ये इस तरह से है कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस 1.5 एंगस्ट्रॉम की है, यानी कि ये और ये इनके बीच में 1.5 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है, और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां से दोनों से 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है। एंड नाउ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द नेट पोटेंशियल, सो यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैसे निकाली जाती है। सपोज करो Q1, Q2, Q3, Q4 है, सपोज कीजिए, तो पहले आप निकालोगे Q1 Q2 की, K Q1 Q2 अपॉन R, फिर Q2 Q3 अपॉन R, फिर Q3 Q4 अपॉन R, फिर Q1 Q2 Q4 अपॉन R। चार बार निकल गया। अब इसका देखो Q1 Q3 का भी निकलेगा और Q2 Q4 का भी निकलेगा, इस तरह से पेयर बनते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में पहले मैं इन दोनों की निकालता हूं, तो U इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन 1.5 एंगस्ट्रॉम, इन दोनों का हो गया। अब मैं निकालता हूं इन दोनों का,
बिग साइन रखते हैं ना, के Q1 और माइनस Q2 अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। सिमिलरली इसका भी लिख दूंगा माइनस के Q1 Q2 अपॉन 1 एंगस्ट्रॉम। ये हो गया बस के Q स्क्वायर और एंगस्ट्रॉम को कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 1.5 और ये हो जाएगा आपके पास -2। क्लियर? के की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, चार्ज Q1 Q2 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 का स्क्वायर। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर दीजिए 10 की पावर -10 और ये हो जाएगा 3 - 2/3 2/1.5। क्लियर? ये आ जाएगा मेरे पास आंसर जूल में। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो आपको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल होता है ना? तो इतने जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा ई से। अगर मैं इसको ई से डिवाइड कर दूंगा तो 1.6 10 की पावर -19 कूलम हट जाएगा, तो ये बच जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 और 8 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हटा दूंगा मैं, ये बच जाएगा 10 की पावर -10 और ये हो जाएगा -2 और 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 21 बैक एक्सरसाइज। ये कहता है आपके पास, सपोज कीजिए ये मैं मान लेता हूं मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्सिस वाई है और ये वाली एक्सिस को मैं जेड एक्सिस मान लेता हूं। क्लियर? तो क्वेश्चन में बोलता है, एक बार देख लीजिएगा, टू चार्जेस -q + q आर लोकेटेड। तो -q दे रखा है आपको 0 0 -a पे, यानी कि जेड एक्सिस पर -a। तो जेड एक्सिस पर मैंने माना ये रहा मेरे पास -a और यानी कि यहां से a डिस्टेंस पर -q चार्ज है। सिमिलरली +q चार्ज मेरे पास यहां है, दैट इज 0 0 a पर x y z, यानी कि ये यहां पर है। और आपसे बोला है what is the electrostatic potential at the point 0 0 z and x y 0। तो पहले मैं निकालता हूं 0 0 z कहां आएगा, मैंने मान लिया ये रहा, थोड़ा नीचे मान लेता हूं, ये मेरे पास आ गया z। यहां से z डिस्टेंस पर एक p पॉइंट है जहां पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो निकालते हैं। तो पोटेंशियल मुझे निकालना है यहां पर, तो पहले मैं इसके कारण निकाल देता हूं, तो पोटेंशियल आ जाएगा p पॉइंट पर, या पहले इसके कारण निकालता हूं, प्लस के कारण k q अपॉन z माइनस a, फिर नेगेटिव के कारण -k q, ये पूरा z और ये a, z प्लस a। तो पोटेंशियल आ गया मेरे पास, k q को मैं ले लेता हूं और नीचे हो जाएगा z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, z प्लस a माइनस z माइनस a। तो Vp हो जाएगा मेरे पास KQ, इसको ओपन कर दीजिए, Z हट गया, ये हो जाएगा आपके पास 2a z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर मैं इसको डाइपोल मानता हूं तो इसका डाइपोल मोमेंट दिया जाएगा Q इंटू 2a, तो वहां दिख रहा है आपको Q इंटू 2a, तो Vp हो जाएगा Kp अपॉन z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और z क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये हो गया आपके पास में पहला वाले पार्ट का पहला पार्ट। अभी दूसरा पॉइंट बोलता है x y 0, यानी कि इसके लिए कोई डिस्टेंस में मान लूं x और कोई डिस्टेंस में मान लूं y, यानी कि कोई पॉइंट मेरे पास इस प्लेन पर है, यानी कि डायग्राम सही बना नहीं बना, मतलब ये कि ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, तो आपको पता है डाइपोल है, तो ये वाला प्लेन तो इक्वेटोरियल प्लेन पर आ गया, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लूंगा तो प्लस और माइनस दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, तो एक के कारण पॉजिटिव दूसरे कारण नेगेटिव, पोटेंशियल हो जाएगा 0, यानी कि आपको पता है ये 0 पोटेंशियल सरफेस होती है। तो यानी कि इसमें बोल देगा, हम लिख देंगे एट अ पॉइंट x y 0 पोटेंशियल will be 0। तो लिख देना आप एक बार इक्वेटोरियल प्लेन,
plane is zero potential surface। ये होगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट। आगे ठीक है। आइए अब इसके सेकंड पार्ट में बोलता है कि आप इस डिस्टेंस को जो z है इसको आप मान लीजिए r है और ये समझ लीजिए कि r की वैल्यू a से काफी बड़ी है, तब आप बताइए पोटेंशियल r पे कैसे डिपेंड करेगा। सिंपल है, if z is equal to r रख दीजिए तो vp क्या हो जाएगा kp अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप कह रहे हैं r a से बड़ा है ना, तो इसमें से मैं क्या करता हूं कि r अभी बोलता है कि r a से बड़ा है तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास kp अपॉन r स्क्वायर यानी कि प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। वैसे भी डाइपोल पे 1 अपॉन r स्क्वायर आता है, ठीक है। चलिए अब अगला ये बोलता है कि 500 और -700 जो पॉइंट है यहां पर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन आपको बताना है। ठीक है, तो ठीक है, +5 किधर आएगा यहां पर जहां पे पोटेंशियल कितना होता है 0, -7 किधर आएगा यहां पर, यहां भी पोटेंशियल कितना होता है 0, यानी कि ये तो 0 पोटेंशियल सरफेस पर आ गया। अब आपको किसी चार्ज को A से B लेकर के जाना है, तो वर्क डन क्या होगा Q VB माइनस VA। जब पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क डन क्यों करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि पाथ चेंज करेंगे तो भी नहीं होगा, सिर्फ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है इसलिए वर्क डन भी 0 ही आएगा। लिख लीजिएगा सेकंड वाले में। Since the potential difference between 2 points is 0, hence work done will be 0 even if we change the path between A and B या between these 2 points। clear। चलिए अगला बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम बैक एक्सरसाइज। इसमें ये बोलता है कि पहले तो आप इन प्लेट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स निकालिए और जब वो फोर्स निकाल देंगे हम तो उसमें पूछता है कि उस फॉर्मूले में 1/2 जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। क्लियर। पर हम फोर्स निकालते हैं, हालांकि वो फोर्स मैं एक बार निकाल चुका हूं, अगर आप लेक्चर रिवाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बट यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से निकाल देता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि इस अभी क्या है, इस माइनस वाली प्लेट को ये प्लस वाली प्लेट अपनी तरफ खींच रही होगी इधर की तरफ, है ना। तो मैं इसको अगर इस डिस्टेंस से बढ़ा करके थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचना चाहूं तो मुझे अपना फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा और मैं इसको एक्स डिस्टेंस खींचना चाहता हूं। तो मैं ये पता करना चाहता हूं कि मैं कितना वर्क डन करूंगा। तो मैं लिखता हूं कि वर्क डन इन पुलिंग अ प्लेट बाय एक्स डिस्टेंस। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड विल बी, तो मैं जो काम करूंगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर हो जाएगा, यानी कि U1 और U2। तो ये हो जाएगा मेरे पास U2 माइनस U1। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपको याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या है वॉल्यूम को लिख सकता हूं A इंटू डी, तो ये फॉर्मूला हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A इंटू डी। क्लियर। तो पहले केस में पोटेंशियल टोटल आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, सॉरी दूसरे केस में A और डिस्टेंस कितनी है d प्लस एक्स माइनस पहले वाले में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A इंटू डी। तो जो मैंने वर्क डन करा है वो आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A। क्लियर। ये हो जाएगा d प्लस एक्स माइनस डी।
यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए एक्स। और मैं जो वह करूंगा तो मेरा फोर्स किधर है, इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है इसलिए फोर्स भी सेम होगा। और जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एक्स। F इंटू एक्स, एक्स आपका कट जाएगा तो फोर्स आ गया मेरे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए। देखिए ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू ए, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही मैन्युअली कर रहा हूं, एडजस्टमेंट कर रहा हूं ताकि मेरा एक फॉर्मूला पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज हो जाए। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा को मैं लिख सकता हूं क्यू बाई ए, है ना, तो सिग्मा को लिख दीजिए हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब देखिए ए कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया है हाफ Q इंटू ई। लिख लीजिए इसको पहले, देखिए ऐसे मत लिखिए, पहले मैं इसकी वो लिखा देता हूं डेरिवेशन, मतलब स्टेटमेंट, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर विद एरिया A and separation D as shown in figure 1, ठीक है। देखिए we will calculate work done to displace a plate by x distance as shown in figure 2. This work done will increase the potential energy of the system. Hence, work done by external agency can be given as, ये लिखिए, वही पूरा काम है। तो अब ये बोलता है कि 1/2 फैक्टर क्यों आया, तो देखिए बेटा एक चीज आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास ये जो प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहीं तक है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E है और यहाँ 0 है तो ये प्लेट ओवरऑल कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखी हुई है, तो एवरेज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंगे तो वो आ जाएगा E + 0/2। इसीलिए हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला जो Q इंटू E एवरेज होना चाहिए, एवरेज की वैल्यू E + 0/2 रख दिया, दैट इज हाफ QE आ गया। तो साइंटिफिकली इसको ऐसे एक्सपेंड किया गया है। देख लीजिए इस बात को, ओरिजिन ऑफ, इस बात को ओरिजिन ऑफ, लिख लीजिए इस बात को, ओरिजिन ऑफ 1/2 in force formula is due to electric field inside the capacitor, which is capital E, and outside it is 0. So average field will be E average is equal to E + 0/2। लिख लीजिए, चलना पड़ेगा। and this electric field contribute to the force, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये बोलता है दो स्फीयर है, यार इसने कैविटी की बात नहीं करी, इसलिए मैं इंडक्शन की कोई बात नहीं करने वाला। क्लियर, ये चीज ध्यान रखो। ये बोलता है दो स्फीयर है, अंदर वाले पर Q1 चार्ज है, बाहर वाले पे आप कहता है कि Q2, इसकी रेडियस R1 R2। कहता है कि अगर हम इन दोनों को किसी भी कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो चार्ज कहां से कहां अंदर जाएगा कि Q1 अंदर से बाहर। इस चीज को प्रूव कीजिए कि हमेशा चार्ज अंदर से बाहर ही जाएगा, चाहे Q2 की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे -Q हो, 1 कूलम या 0 कुछ भी हो या ना हो, कि चार्ज का फ्लो हमेशा अंदर से बाहर ही जाएगा।
ये हमें पता करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं। तो V1 क्या होगा, अंदर वाले की सरफेस पर पोटेंशियल होगा KQ1/R1 और बाहर वाले की सरफेस पर होगा KQ2/R2। तो बाहर वाले की सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल उसके अंदर हर एक पॉइंट पे होगा। जितना पोटेंशियल वहां अंदर हर जगह होता है। तो बाहर वाले की वजह से, ये किसकी वजह से है, स्मॉल वाले की वजह से। अब ये लार्जर वाले की वजह से कितना होगा, KQ2/R2। क्लियर? ठीक है, अब मैं बाहर निकालता हूं। बाहर वाला पोटेंशियल अंदर वाले की वजह से क्या आएगा, ये यहां से डिस्टेंस R2 KQ1/R2। कि बाहर का पोटेंशियल बाहर वाले की ही वजह से क्या आएगा, वही जो उसके सरफेस पर है। तो V1 - V2 कर दीजिए, कितना आ रहा है देखते हैं। तो V1 हो गया KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 माइनस KQ1/R2 माइनस KQ2/R2। बताइए क्या आ रहा है, क्या क्या कट गया आपका, Q2 कट गया। क्लियर? ये देखिए, तो ये हो गया हमारे पास KQ1/R1 1/R2। अब आप देख लीजिए, दो कंसेंट्रिक अगर स्फीयर हैं, दोनों के बीच का पोटेंशियल में डिफरेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, हमेशा अंदर वाले चार्ज पर। क्लियर? पर अगर आप दोनों की वैल्यू को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू बताइए पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी, बताइए। देखिए R1 R2 क्या है, बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू छोटी है, ये पॉजिटिव। तो लिख सकते हैं हेंस, पहले आप ये लिखिए, अब लिखिए हेंस डेल्टा V इज पॉजिटिव, मींस V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, देखिए, इट मींस द पोटेंशियल at the surface of inner sphere will be larger than that of potential at the outer surface of the sphere, and the difference between the potential difference is independent of Q2, hence if the spheres are connected by a conductive wire, charge will always flow from inner sphere to the outer sphere. ओके, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं क्वेश्चन में बोल दूं कि Q2 की जगह में 0 चार्ज कर दूं तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए, आपको ये सिस्टम दे रखा है और आपसे बोला है कि आपको हर एक प्लेट पर चार्ज बताना है अगर एरिया ए और सेपरेशन डी है और इसको इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। तो पहले तो मैं क्या करता हूं कि इस वाले को सॉल्व करके एक सिंपल सर्किट तैयार करता हूं। तो मुझे पता है नेगेटिव वाला है और नेगेटिव वाली प्लेट किस पे है, 2 और 4। तो मैं नेगेटिव वाला लिख दूंगा जिसके पास कौन कौन सी प्लेट है, 2 और 4। अब पॉजिटिव वाले के अंदर में कितनी प्लेट है, 1 3 5। अब बहुत ध्यान से देखते हैं, हम क्या करेंगे, प्लेट नंबर 1 ये रही, 1 से 2। क्लियर? अब क्या करेंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। क्लियर? यही है। अब मुझे बताइए कि जब आपने इन दोनों को V वोल्टेज दिया है, अब हमें इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं, तो हर एक पे वोल्टेज सेम होगा, हर एक की कैपेसिटेंस सेम है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A by D। तो सब पे चार्ज भी सेम आना चाहिए। तो ऊपर वाले पे चार्ज होगा Q is equal to CV, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A by D into V। क्लियर? ओके, अब ये बताइए, ये 1 वाली प्लेट की बात करते हैं। 1 वाली प्लेट किससे जुड़ी है, पॉजिटिव से, और कहीं है नहीं। तो 1 वाली प्लेट पे चार्ज होगा प्लस एप्सिलॉन नॉट A by D into V। अब आइए सेकंड वाली प्लेट। सेकंड वाली प्लेट कहां पर है, ये रही, किससे जुड़ी है, नेगेटिव से। ये वाली भी नेगेटिव से।
तो दोनों पर, इस पे भी क्यू चार्ज, इस पे भी क्यू चार्ज, दोनों मिलाकर के चार्ज हो गया 2q, यानी कि नेगेटिव में 2 एप्सिलॉन नॉट a by d into v। अब 3 पे आइए, 3 वाली प्लेट पॉजिटिव से पॉजिटिव से, तो प्लस क्यू इस पे भी आ गया, प्लस क्यू इस पे भी आ गया, तो इस पे भी चार्ज हो जाएगा +2 एप्सिलॉन नॉट a by d into v। अब बात करते हैं फोर्थ पे। फोर्थ वाली देखिए, दो प्लेट है और दोनों नेगेटिव से जुड़ी हुई है, तो -2 तो फोर्थ वाली पे भी कितना चार्ज आ जाएगा, -2। अब क्या कहता है 5 वाली किससे जुड़ी है, +5, और किसी से भी नहीं जुड़ी है, तो 5 वाली पे भी चार्ज आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन नॉट a by d into v। चलिए आगे बढ़िए, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो मेरे पास डाउट्स में आए थे। अगर आपने अभी तक डाउट नहीं निकाले हैं तो आप और डाउट निकाल लीजिए और मुझे भेज दीजिए, मैं उनको भी सॉल्व करके भेज दूंगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टेक केयर।